हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एनपीवी एंड आईआरआर यानी कि शुद्ध वर्तमान मूल्य और आंतरिक प्रत्यय दर की तुलना। वैसे तो शुद्ध वर्तमान मूल्य रीति और आंतरिक प्रत्यय दर रीति कई मानों में एक समान है, परंतु कुछ अर्थों में एक दूसरे से भिन्न भी हैं, जैसा कि नीचे समझाया गया है। यद्यपि दोनों रीतियां यह मानकर चलती हैं कि रोकड़ आगमन को पुनर्विनियोजित किया जा सकता है, फिर भी शुद्ध वर्तमान मूल्य के अंतर्गत पुनर्विनियोग को पूंजी की लागत घटान दर पर किया गया मानते हैं, जबकि आंतरिक प्रत्यय दर की दशा में पुनर्विनियोग को इसी दर यानी कि आंतरिक प्रत्यय दर पर ही किया गया मानते हैं। शुद्ध वर्तमान मूल्य रीति में ब्याज को ज्ञात करके माना जाता है। ज्ञात कारक माना जाता है, परंतु आंतरिक प्रत्यय दर की रीति में ब्याज को अज्ञात कारक माना जाता है। शुद्ध वर्तमान मूल्य रीति में उस राशि को पता लगाने का प्रयास किया जाता है जिसे एक परियोजना में विनियोजित किया जा सकता है, ताकि आशंसित आय इतनी पर्याप्त हो कि बाजार दर पर ब्याज सहित विनियोजित राशि को वापस प्राप्त किया जा सके। लेकिन आंतरिक प्रत्यय दर ब्याज की उस अधिकतम दर को पता लगाने का प्रयत्न करता है जिस पर एक परियोजना में विनियोजित राशि की उस परियोजना से उदित होने वाले रोकड़ आगमन के रूप में पुनर्वापसी हो जाए। यद्यपि कुछ परिस्थितियों में दोनों रीतियां एक समान परिणाम दे सकती हैं, कुछ मामलों में दोनों से प्राप्त परिणाम एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं। अब आता है नंबर 1, दशाएं जहां दोनों रीतियों के अंतर्गत समान परिणाम प्राप्त होते हैं। इसमें सुनिए, निम्न दशाओं में एक विनियोग प्रस्ताव के संबंध में शुद्ध वर्तमान मूल्य रीति एवं आंतरिक प्रत्यय दर रीति दोनों में एक समान ही परिणाम प्राप्त होगा। नंबर 1 है, जब प्रस्ताव स्वतंत्र हो, अर्थात ऐसे विनियोग प्रस्ताव की एक की स्वीकृति से दूसरे की स्वीकृति बाधित न हो, ताकि सभी लाभकारक प्रस्ताव स्वीकार किए जा सके और ऐसा करने में कोई बलशाली रोक ना हो। नंबर 2, जहाँ प्रस्तावों में परंपरागत रोकड़ आगमन निहित हो, अर्थात प्रस्ताव जिनमें रोकड़ भाव का स्वरूप जैसा हो या ऐसा हो कि प्रारंभिक विनियोग अर्थात शून्य अवधि पर रोकड़ बहिर्गमन के बाद रोकड़ आगमन की श्रृंखला हो। इस प्रकार रोकड़ बहिर्गमन केवल प्रारंभिक अवधि में ही होता है। उक्त दशाओं में दोनों रीतियों से समान परिणाम प्राप्त करने का कारण बहुत ही सरल व स्पष्ट है। जैसा कि पहले बताया गया है, शुद्ध वर्तमान मूल्य रीति के अंतर्गत एक प्रस्ताव स्वीकार योग्य होता है जब शुद्ध वर्तमान मूल्य धनात्मक हो, और यह तभी सत्य होगा जब विनियोग पर वास्तविक प्रत्यय दर कट ऑफ दर कटौती दर से अधिक हो। आंतरिक प्रत्यय दर रीति के अनुसार एक प्रस्ताव स्वीकार योग्य तब होता है जब आंतरिक प्रत्यय दर कट ऑफ दर से ऊंची हो। इस प्रकार धनात्मक शुद्ध वर्तमान मूल्य वाला प्रस्ताव कट ऑफ दर से ऊंची आंतरिक प्रत्यय दर भी दर्शाता है। नंबर 2 आता है, दशाएं जहां दोनों रीतियों से भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जहां शुद्ध वर्तमान मूल्य और आंतरिक प्रत्यय दर विरोधात्मक निष्कर्ष या परिणाम दिखा सकती है। जैसे शुद्ध वर्तमान मूल्य के अनुसार एक प्रस्ताव स्वीकार योग्य हो, जबकि आंतरिक प्रत्यय दर के अनुसार दूसरा प्रस्ताव स्वीकार योग्य हो। विशेष रूप से यही हो सकता है जब दोनों प्रस्ताव पारस्परिक अपवर्जी हों। परिणाम में भिन्नता निम्नलिखित एक या एक से अधिक कारणों से हो सकती है। विभिन्न परियोजनाओं की
प्रारंभिक विनियोग में भिन्नता हो, अर्थात आकार असमानता, विभिन्न परियोजनाओं का भिन्न अथवा असमान जीवन काल, परियोजना दर, परियोजना रोकड़ भाव के स्वरूप में भिन्नता। उक्त स्थिति से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि बेहतर परिणाम के लिए किस रीति का प्रयोग किया जाए। इसका उत्तर ऊपर वर्णित बिंदु से बिंदु के लिए अलग हो सकता है। फिर भी एक सामान्य नियम निम्न हो सकता है। जब प्रारंभिक विनियोग, परियोजना दर, परियोजना भिन्न भिन्न हो, शुद्ध वर्तमान मूल्य रीति आंतरिक प्रत्यय दर रीति की तुलना में बेहतर परिणाम दे सकती है, क्योंकि अंशधारियों के धन का अधिकीकरण के उद्देश्य से शुद्ध वर्तमान मूल्य अधिक संगत होता है। सभी पारस्परिक अपवर्जी प्रस्तावों में से जिस प्रस्ताव का शुद्ध वर्तमान मूल्य सबसे अधिक धनात्मक होगा, उसका अंशधारियों के धन पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए होगा कि एक प्रस्ताव का सबसे अधिक धनात्मक शुद्ध वर्तमान मूल्य अंशों के मूल्य में और अंशधारियों के फंड में वृद्धि लाता है। उक्त समस्या पर दृष्टिपात एक अन्य ढंग से भी किया जा सकता है, अर्थात वृद्धिशील विश्लेषण द्वारा आंतरिक प्रत्यय दर में सुधार करके। इस ढंग से भिन्न भिन्न प्रारंभिक विनियोग वाली दो पारस्परिक अपवर्जी परियोजनाओं की दशा में अधिक विनियोग वाले प्रस्ताव की वृद्धिशील विनियोग राशि की आंतरिक प्रत्यय दर की गणना की जाती है। यदि वृद्धिशील रोकड़ भाव की आंतरिक प्रत्यय दर इच्छित प्रत्यय दर से अधिक होती है, तो गैर डिस्काउंटेड रोकड़ भाव जिस प्रस्ताव का अधिक होता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। जहां परियोजनाएं अलग अलग आर्थिक जीवन काल की हों, दोनों रीतियों के परिणामों के बीच के द्वंद्व को एक ही अवधि मानकर परियोजनाओं की तुलना करके हल किया जा सकता है। इस प्रकार जीवन काल की कम अवधि रखने वाली परियोजना को मान लिया जाता है कि जीवन काल समाप्ति के बाद उसी प्रकार की कम अवधि वाली परियोजना में विनियोजित कर दिया गया है। जहां परियोजनाओं के रोकड़ भाव का स्वरूप अलग अलग हो, तो समस्या को आंतरिक प्रत्यय दर की तुलना में शुद्ध वर्तमान मूल्य को प्राथमिकता देकर, जैसा कि उक्त बिंदु में बताया था, हल किया जा सकता है। अगला है नंबर 8, बेनिफिट कॉस्ट रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, यानी कि लाभ लागत अनुपात या लाभदायकता निर्देशांक। इसमें सुनिए, जब परियोजनाओं की लागत भिन्न भिन्न हो और उन सभी के लिए आधिक्य वर्तमान मूल्य हो, तो प्राथमिकता के श्रेणियन हेतु प्रत्येक के लिए लाभदायकता निर्देशांक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्ञात किया जा सकता है। यह निर्देशांक पीआई एक प्रकार का अनुपात है जिसे प्रति रुपये के रूप में या प्रतिशत के रूप में प्रकट किया जाता है। साथ ही ये निर्देशांक वर्तमान मूल्य पीवी और लागत के आधार पर ही या आधिक्य वर्तमान मूल्य ईपीवी और लागत के आधार पर ही ज्ञात किए जा सकते हैं। सूत्र के रूप में पीआई बराबर पीवी इंटू 100 अपॉन कॉस्ट, यानी कि ये प्रतिशत में। फिर है पीआई बराबर पीवी अपॉन कॉस्ट, ये प्रति रुपये में। फिर पीआई बराबर ईपीवी इंटू 100 अपॉन कॉस्ट, ये प्रतिशत में। फिर पीआई बराबर ईपीवी अपॉन कॉस्ट, ये भी प्रति रुपये में। अब आते हैं इसके आगे देखें। पहले ये अनुपात से, यह अनुपात या निर्देशांक जितना ही ऊंचा होगा, विनियोग उतना ही लाभप्रद माना जाएगा। अनुपात 1 से या 100 से कम होने पर विनियोग को बेहिचक अस्वीकृत कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने का अर्थ यह होगा कि आय इच्छित प्रत्यय दर से कम होगी। अब आती हैं एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। इस रीति के लाभ या गुण। इस रीति में जांच व विवरण क्रियाविधि की जटिलतम गणन क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं, अतः समय समायोजन प्रत्यय दर की अपेक्षा गणना में अधिक सरल है। इस रीति के द्वारा
वैकल्पिक प्रस्तावों के बीच स्पष्ट व सही अंतर किया जा सकता है, क्योंकि इच्छित प्रत्याय की दर जो प्रबंध द्वारा निर्धारित की जाती है उस दर का प्रतिनिधित्व करती है जिस पर विनियोग के अवसर उपलब्ध होते हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड, यानी कि इस रीति के दोष या सीमाएं। यह रीति उस प्रत्याय की दर को नहीं दर्शाती है जिसे अर्जित करने का लक्ष्य बनाया गया हो। इच्छित प्रत्याय दर का निर्धारण जटिलतम कार्य साबित होता है, क्योंकि बहुत से रेखीय प्रबंध सदस्य इस अवधारणा से अपरिचित ही होते हैं। अन्य रीतियों की तरह इस रीति का एक दोष यह भी है कि यह स्थैतिक रीति है। यह परिस्थितियों को एक समय बिंदु पर समाप्त मानकर चलती है। व्यावसायिक परिस्थितियां वस्तुतः प्राविधिक होती हैं और इस सीमा तक गणना क्रियाएं अवास्तविक ही मानी जा सकती हैं। अब आता है कंपैरिजन ऑफ एनपीवी एंड पीआई, यानी कि शुद्ध वर्तमान मूल्य और लाभदायकता निर्देशांक की तुलना। ये दोनों रीतियाँ एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ रूप में संबंधित हैं और इस प्रकार अधिकांश परिस्थितियों में समान परिणाम देती हैं। जैसा कि पहले बतलाया गया है, एक प्रस्ताव स्वीकृत योग्य होता है जब लाभ निर्देशांक 1 या 100 से अधिक हों, और ऐसा तभी होगा जब शुद्ध वर्तमान मूल्य धनात्मक हो। धनात्मक शुद्ध वर्तमान मूल्य अपने आप में स्वीकृति का मापदंड होता है। इसी प्रकार लाभ निर्देशांक 1 या 100 से कम होगा जब विनियोग प्रस्ताव पर शुद्ध वर्तमान मूल्य नकारात्मक हो, और इन दोनों रीतियों में यह अस्वीकार करने का मापदंड होता है। फिर भी इन दोनों रीतियों से विरोधी परिणाम मिल सकते हैं जब प्रस्ताव एक दूसरे के अपवर्जी हो और श्रेणियों के आधार पर मूल्यांकन करना हो। यदि उद्देश्य उस परियोजना को चुनाव करने का हो जो अंशधारियों के धन में बढ़ोतरी कर सके, तो शुद्ध वर्तमान मूल्य लाभ निर्देशांक की तुलना में अधिक पसंद किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।